हम सब कभी ना कभी दूसरों को सलाह देते हैं ना, एक बहुत ही आम सी बात लगती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि मदद करने का ये इरादा, ये नेक इरादा, कहीं अनजाने में हमें और दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? आज इसी सलाह देने के कर्म को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, हम सब ने ऐसा किया है। कोई दोस्त, कोई परिवार वाला, किसी को मुश्किल में देखते ही मन करता है कि बस फटाफट कोई सॉल्यूशन बता दें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। पर क्या हो अगर ये नेक इरादा, ये मदद करने की चाहत असल में चीज़ों को सुलझाने के बजाय और उलझा रही हो? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी को एक रेडीमेड फैसला दे देते हैं, तो हम अनजाने में ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं। एक ऐसी जिम्मेदारी जो शायद हमारी है ही नहीं। तो ये जो कहा गया है भाग्य से छेड़छाड़, इसका असली मतलब क्या है? देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। हर इंसान का अपना एक सफर है, अपना एक यूनिक रास्ता है जो उसके अपने कर्मों से बना है। और जब हम अपनी छोटी सी समझ से उसे कोई रास्ता बताने लगते हैं, तो हम असल में उसके उस सफर में दखल दे रहे होते हैं। और यही यही इस पूरी बात का सबसे जरूरी हिस्सा है। मामला सिर्फ सही या गलत सलाह का नहीं है। असल बात यह है कि आधी अधूरी जानकारी या अज्ञानता में दिया गया कोई भी फैसला सलाह देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए कर्मों का एक ऐसा नया जाल बुन सकता है जिसे वो देख भी नहीं सकते। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? अच्छा, इस सिद्धांत की जड़ तक जाने के लिए हमें कर्म के बंधनों के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ऋणानुबंध, हाँ, शब्द थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसे आप एक तरह का कर्मिक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। यह हमारे पिछले जन्मों के हिसाब किताब का एक बही खाता है, जो ये तय करता है कि इस जन्म में किस इंसान के साथ हमारा रिश्ता कैसा होगा। ये वो अनदेखा धागा है जो हमें लोगों से जोड़ता है या कभी-कभी उलझा भी देता है। अब इस बात को एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान है ए। ए के साथ आपकी खूब जमती है, बहुत गहरी दोस्ती है। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच एक पॉजिटिव ऋणानुबंध है। लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि आपके दोस्त का रिश्ता भी ए के साथ वैसा ही हो। हो सकता है उन दोनों के बीच कोई पुराना नेगेटिव कार्मिक हिसाब किताब बाकी हो। और बस यहीं पर हमारी अच्छी नीयत से दी गई सलाह खतरनाक साबित हो सकती है। जरा सोचिए, आपने अपने दोस्त को उसी ए के साथ बिजनेस करने की सलाह दे दी। क्यों? क्योंकि आपका अनुभव तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपके दोस्त का बिजनेस डूब गया, उसे भारी नुकसान हो गया। वजह ये कि उसका कर्म बंधन ए के साथ बिल्कुल अलग था और आपकी एक सलाह ने अनजाने में एक नई कर्म की उलझन खड़ी कर दी। तो सवाल उठता है कि अगर सलाह नहीं दे सकते तो फिर क्या करें? किसी की मदद कैसे करें? चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और मदद करने का एक नया और कहीं ज्यादा असरदार तरीका जानते हैं। ये लाइन सुनने में शायद थोड़ी अटपटी लगे, पर यकीन मानिए, यही इस पूरी पहेली की चाबी है। देखिए, जो क्लैरिटी हमारे पास है वो हमारे अनुभवों से आई है, हमारी यात्रा से आई है। उसे हम किसी और पर थोप नहीं सकते। असली मदद ये नहीं है कि हम किसी को अपनी रोशनी दिखाएं, नहीं। असली मदद तो ये है कि हम उसे अपनी खुद की मशाल जलाने में सहारा दें। तो फिर वो बेहतर तरीका क्या है? ये रहे वो 3 आसान कदम। पहला, बस गहराई से सुने। जवाब देने की जल्दी में नहीं, बल्कि सच में दिल से समझने के लिए। दूसरा, सामने वाले की क्षमता को समझें, वो इस वक्त क्या समझने या संभालने की हालत में है। और तीसरा और सबसे जरूरी, उसे उसी के लेवल पर सपोर्ट करें, ना कि उस लेवल पर जहां हम खुद हैं। तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। हमें रेडीमेड जवाब देने वाला नहीं बनना, बल्कि उस इंसान की अपनी खोज में एक हेल्पर, एक फैसिलिटेटर बनना है। हमारा काम जवाब देना है ही नहीं, हमारा काम तो उन्हें सही सवाल तक पहुंचाने में मदद करना है। और इस सेल्फ डिस्कवरी, इस आत्म खोज को जगाने का सबसे पावरफुल टूल क्या है? वो है पूछताछ। और ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये सुनने से एक कदम आगे की बात है। इसका मतलब है ऐसे सवाल करना जिनका मकसद जवाब पाना ना हो, बल्कि जिनका मकसद सामने वाले को उकसाना हो, ताकि वो खुद अपने अंदर जवाब खोजे। ये एक तरह से उसे अपने ही मन और अपनी भावनाओं की गहराई में गोता लगाने का मौका देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर मन में आएगा कि अगर हमें जवाब देना ही नहीं है, तो फिर हमारा रोल क्या है? हम उस बातचीत में कर क्या रहे हैं? यहाँ पर हमारी असली भूमिका एक आईने जैसी है। हमारा काम है उन्हें ये दिखाना कि वो खुद कितने काबिल हैं, उनके अंदर कितनी सारी संभावनाएं छिपी हुई हैं। उन्हें यह महसूस कराना कि उनके आज के व्यवहार के पीछे कौन से गहरे संस्कार काम कर रहे हैं,
हम जवाब नहीं देते, हम तो बस उन्हें उस शक्ति का एहसास कराते हैं जो खुद जवाब ढूंढने में सक्षम है। और जब कोई इंसान इस तरह से अपने अंदर झांकना शुरू करता है ना, तो जो बदलाव आता है वो असली होता है, टिकाऊ होता है। क्यों? क्योंकि वो बदलाव बाहर से थोपा हुआ नहीं है, वो अंदर से जागा है। यही यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे आखिरी और सबसे इंस्पायरिंग हिस्से पर चलते हैं। इस पूरे अप्रोच का, इस पूरे नजरिए का आखिरी मकसद क्या है? देखिए, इसका असली मकसद सिर्फ किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। नहीं, असली मकसद है किसी इंसान को उसकी अपनी अनंत शक्ति की याद दिलाना। वो शक्ति जो उसके अंदर पहले से ही मौजूद है, बस शायद वो उसे भूल गया है। और ये याद दिलाने का तरीका क्या है? कुछ बहुत गहरे सवाल पूछकर। पहला, तुम कौन हो? फिर एक और सवाल जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, तुम किसके हो? और आखिर में वो सवाल जो जिंदगी को मकसद देता है, तुम यहां क्या करने आए हो? और ये जो मिसाल है, ये कितनी खूबसूरती से पूरी बात को एक साथ ले आती है। जब किसी इंसान को अपनी अंदर की ताकत का, अपनी शक्ति का एहसास हो जाता है ना, तो फिर उसकी गाड़ी को बाहर से किसी धक्के की, किसी सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो फिर अपनी ही एनर्जी से चलती है। और शायद किसी की मदद करने का यही सबसे सच्चा, सबसे शक्तिशाली तरीका है।